तो सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। सभी मित्रगणों को स्टडी एट होम परिवार में आप सभी का मोस्ट वेलकम और हार्दिक अभिनंदन। आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। और जो हमने लगातार सेशन यहाँ पर लिए हैं, इन सेशन की मदद से आपको यहाँ पर जो है मदद मिल रही होगी आपकी तैयारी में। आपने अगर सभी सेशन नहीं लिए हैं तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सारे सेशन आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी वीडियोज़ को आप देख लेना। और आप अगर इन जो क्लास की है इनकी पीडीएफ नोट्स है या डायरेक्ट लिंक आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है, स्टडी एट होम ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या आप हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप, एक तो ये व्हाट्सअप ग्रुप है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो तुरंत जाके आप ऐड हो जाएं। पर्सन सिंह हमारा आज का जो है यहाँ पर पहला आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, देखें क्या मामला है, कैसे उठेगा। ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, पार्क किए गए ये वाहन एक दूसरे के खालिस्तान समांतर पार्किंग की बात हो रही से करीब नहीं होनी चाहिए। जब आप वाहनों को पार्क करते हैं तो दो वाहनों के बीच में कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो, पार्किंग दो टाइप की है। अगर इस टाइप की पार्किंग हो, इस टाइप से गाड़ियाँ खड़ी हो, तो आपकी जो दो गाड़ियों के बीच डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक जैसे गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक इसके पीछे या आगे यहाँ खड़ी होगी। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर ये पार्किंग है तो यहाँ पे 3 फीट का रूल होता है, 3 फीट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये अगर है तो टो जो होता है ना, ये यहाँ पर 4 से 5 फीट होता है। ठीक है, 4 से 5 फीट। तो इसका जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 फीट। ठीक है, समांतर पार्किंग में। प्रश्न 2 है, आप एक उन्नयन पर पहाड़ी की चोटी के पास एक धीमी ट्रक का अनुसरण कर रहे हैं। यानी कि पहाड़ी की चोटी के पास एक धीमी एक ट्रक चल रहा है। आप पहाड़ी उन्नयन पर, उन्नयन का मतलब है आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, और पहाड़ी की चोटी के पास आप चढ़ने ही वाले हैं, पहुंचने ही वाले हैं, मतलब आप पहुंचे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि आपको क्या करना चाहिए। ट्रैफिक दाहिने हाथ न होने पर तुरंत ओवरटेक करें, गलत हो जाएगा। चढ़ान पे चढ़ते समय कभी भी ओवरटेक नहीं करें। जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुँचें तो ओवरटेक करें, जब आप स्पष्ट रूप से देख सकें। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपको ओवरटेक कब करना है? ओवरटेक आपको तब करना है जब गाड़ी आपको सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आप पहाड़ी पर चढ़ चुके होते हैं। हॉर्न बजाने के बाद ओवरटेक करें, गलत है। अपना गियर कम करने के बाद ओवरटेक करें, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई। आपके सामने एक संकेत दिया गया है और इसमें आपको पता है गैप इन मीडियन का चिन्ह दिया गया है। कौन सा है? गैप इन मीडियन, MEDIAN, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर गैप इन मीडियन का मतलब है मध्य में जो है दरार हो, या मतलब भी हम कह सकते हैं आगे यू टर्न का प्रावधान हो, आगे बीच में गैप रखा गया हो। तो आगे सीधी सड़क, गलत है। कोई ओवरटेक की अनुमति नहीं, गलत है। आगे यू टर्न का प्रावधान, ये कथन सही हो जाएगा। आगे 2 सड़कों का क्रॉसिंग, ये भी गलत है। यानी कि ये जो गैप होता है ना, ये क्यों होता है, किसके लिए होता है? या ये होता है गाड़ियाँ यू टर्न लेती है तो ऐसी स्थान से लेती है। तो या तो यहाँ पर आ जाता है गैप इन मीडियन, और ये गैप इन मीडियन जो होता है किसके लिए होता है? यू टर्न के लिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो संकेत होता है गैप इन मीडियन का, वो यू टर्न के लिए होता है। गीली या फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? अचानक ब्रेक लगाने व त्वरण से बचना चाहिए। त्वरण का मतलब है गति, त्वरण का मतलब है गति से आपको बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, अनुमेय स्तर से अधिक शराब यानी कि निर्धारित जो सीमा है के प्रभाव में मोटर वाहन चलाना किस धारा के तहत अपराध है? तो जो शराब की बात है वो धारा 185 में की गई है। और जुर्माने की बात करता हूँ तो यहाँ पर पहली बार में आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना है, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है, पहली बार में 6 माह की कैद का प्रावधान है, दूसरी बार 2 वर्ष तक आपको मोटे मोटे मच्छर काटेंगे भी। याद रख लेना है ना, आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात धारा 185 कहती है आपके खून में 30 mg, अगर 30 mg से ज़्यादा हो, क्या 100 ml ब्लड में अगर अल्कोहल ज़्यादा है तो आप अपराधी हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये तो है आपका mg और ये है आपका ml, ये याद रखना। ब्लड ml में होगा, खून mg में होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन किया जाएगा, कौन से फॉर्म में? आप सभी को पता हो, आप न्यू अप्लाई करें, न्यू में भी आप चाहे LL करो चाहे DL करो, लर्निंग लाइसेंस करो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस करो, आप इसमें ऐड करवाओ चाहे आप रिन्यू करवाओ, ठीक है। तो इन सभी मामलों में आपको फॉर्म संख्या 2 भरना होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, फॉर्म संख्या 2 ही आपको भरना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक अमान्य कैरिज यानी कि एक अडेप्टेड व्हीकल होता है। एक अडेप्टेड व्हीकल किसे कहते हैं? एक अडेप्टेड व्हीकल कह दो, इनवैलिड कह दो, अविधिमान्य यानी मान्य जो नहीं है ऐसा वाहन कह दो। तो ऐसे वाहन जो होते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए होते हैं, यानी विशेष योग्यजन जो होता है, नाम आता है विशेष योग्यजन। क्या आता है? विशेष योग्यजन, ठीक है। तो यहां पर विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक मोटर वाहन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। भारी मोटर वाहन वह है जिसका भार रहित सकल भार अनलेडन ग्रोस वेट जो होता है से अधिक है। भारी मोटर वाहन क्या है? जिसका वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा, वो यहाँ पर HMV व्हीकल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक HMV हो गया, एक MMV हो गया। MMV जो होता है ना वो 7.5 से लेके 12 टन के बीच में होता है। जो LMV होता है, LMV का जो वजन है 7.5 टन से कम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब अन्य वाहन आपसे आगे निकल रहे हों या गुजर रहे हों तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? जब कोई आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी से कोई आगे निकलने वाला है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको एक तो स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, एक आप किसी दूसरे व्हीकल को आप खुद ओवरटेक न करें, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए ना। तो मेन चीज़ होती है आप गति न बढ़ाएं। जैसे आप चल रहे हैं और आपके वाहन को कोई अगर ओवरटेक करने वाला है तो आप क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं तो वो ओवरटेक नहीं कर पाता है, और ऐसी कंडीशन में दुर्घटना की की संभावना रहती है। तो आपको गति नहीं बढ़ानी। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। यातायात नियमन का पहला चरण क्या होता है? यातायात नियंत्रण का चालक नियंत्रण, वाहन नियंत्रण और यातायात प्रवाह नियंत्रण और नियम और सामान्य नियंत्रण। तो यातायात नियमन में सबसे पहले चालक पर नियंत्रण होना चाहिए कि भी चालक कौन कौन सी गाड़ी चला सकता है, कैसे चला सकता है, वो ड्राइवर है या नहीं है, उसकी क्या योग्यता है, और वो गाड़ी चलाता तो कहाँ चलाएगा, कितनी गति से चलाएगा, किन नियमों का पालन करेगा, किन बातों का वो विशेष रूप से ध्यान रखेगा, कहाँ पार्क करेगा, ये सारी चीज़ें, शराब पीकर चला सकता है या नहीं चला सकता, वहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेहनत करती है चालक नियंत्रण। प्रश्न संख्या 11। यातायात नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से लगाए गए विभिन्न नियमों में खालिस्तान शामिल नहीं है। स्पष्ट दृश्यता मतलब कि यातायात को नियंत्रण करने के लिए जो उपकरण लगाए जाते हैं उनमें विभिन्न नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? स्पष्ट दृश्यता, आसान पहचान, चालक के लिए पर्याप्त समय, यातायात आबादी। तो यहाँ पर ये सही है, आसान पहचान होनी चाहिए, चालक के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, यानी कि वो कोई किसी स्थान से पर्टिकुलर स्थान से वो कितने समय में निकल जाता है। यहाँ पर यातायात आबादी है वो ऑप्शन इसमें शामिल नहीं होता, यातायात आबादी को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यातायात प्रतीकों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? मतलब प्रकार पूछे हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। 1 नंबर जो होता है वो आदेशात्मक हम कहते हैं। 2 नंबर जो है चेतावनी संकेत हम बोलते हैं कि भाई चेतावनी संकेत भी होते हैं। 3 नंबर जो संकेत होता है वो यहाँ पर सूचनात्मक संकेत होता है। कौन सा होता है? सूचना। आपको पता है आदेशात्मक गोलाकृति में होते हैं, चेतावनी त्रिभुज में होते हैं, सूचनात्मक चौकोर आकृति में होते हैं, ठीक है। पालन आवश्यक किसका होता है? यहाँ पर मैंडेटरी साइन या कंपल्सरी साइन, यहाँ पर आदेशात्मक संकेत जो कि गोल आकृति में होते हैं वो होते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो संकेत होते हैं इनका प्रकाशन का काम IRC करती है। IRC का मतलब होता है इंडियन रोड कांग्रेस, और इस इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना सन 1934 में की गई। दूसरी बात, इसका काम क्या होता है? प्रकाशन करवाना। किसका? जो सड़क संकेत है इनका प्रकाशन करना। वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान समय में IRC 67 जो कि 2012 में यहां पर कोड जारी किए गए वो अभी प्रचलन में चल रहे हैं। तो यहां पर संकेत 3 प्रकार के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13। गिव वे का आदेशात्मक साइन किसमें होता है? तो गिव वे एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत है और उल्टे त्रिभुज में होता है, और ये मतलब कि त्रिकोणीय आकार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको हिंदी में रास्ता दें या अंग्रेजी में गिव वे के नाम से जाना जाता है, YIELD। यील्ड भी इसको बोला जाता है, और इसका मतलब होता है मुख्य जो मार्ग होता है इस पर चल रहे वाहनों को रास्ता उपलब्ध करवाना। तो मुख्य रास्ते का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। निकासी संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि आपको एग्जिट होना है। एग्जिट या निकासी संकेत जो होता है यहाँ पर एम्बर कलर में दर्शाया जाता है, AMBR,
ठीक है, तो यहां पर याद रखना है एम्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। पर्सन सिंह की हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर। क्लच राइडिंग क्या होता है? क्लच राइडिंग का मतलब होता है आप क्लच के ऊपर पैर रखते हुए आप गाड़ी चलाते हैं, उसे क्लच राइडिंग बोला जाता है। इससे क्लच के द्वारा अनावश्यक ऊर्जा है वो वेस्ट होती है और ये हमारे लिए सही नहीं होता है। तो हाफ क्लच पोजीशन को लगातार रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो ये गलत होता है। गाड़ी चलाते समय क्लच को पूरा दबा कर रखना, पूरा दबाओगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी चलाते समय क्लच अधिक प्रयोग करना, अधिक प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर लगातार अगर आप दबा के रखते हैं वो गलत है। अधिक भी वैसे तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बार बार क्लच का इस्तेमाल करना ये भी क्लच राइडिंग में नहीं आता। क्लच राइडिंग है जब आप लगातार अपनी क्लच को ऊपर पैर रखे हुए हैं। हिट और रन मामले के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। आप सभी को पता हिट एंड रन का मतलब है कोई एक ऐसी दुर्घटना जिसमें टक्कर मारने वाला ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो चुका और उसको ढूंढने के बाद भी वो मिलता नहीं है। तो यहां पर दुर्घटना करने वाला वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो जाते हैं। एक तो ये है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रकरण में दुर्घटनाकारी वाहन की पहचान नहीं होती है, बिल्कुल सही है। मृत, ये 2 नंबर गलत है। मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को 2 लाख की क्षतिपूर्ति होती है। घायलों को क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। मतलब घायल है उसको 50,000 है और जो मृत है इनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये 2 सी और डी ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्सन सिंह के 17 है। संघर्ष के बिंदुओं को कम करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है? संघर्ष के बिंदु को कम करने के लिए आपको ट्रैफिक सिग्नल का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 18 है। नेक व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है, सही नहीं है। ऐसी सहायता करने वाले व्यक्ति में से चयनित नेक व्यक्ति को सरकार 5,000 का इनाम दे सकती है। बात तो ये ठीक है। इसे गुड सिमरटन भी कहा जाता है जो अवार्ड के लिए किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। अवार्ड के लिए मतलब इनाम के लिए, गलत है भाई, ये इनाम के लिए नहीं करता, मानवता के नाते करता है। किसी भी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को तुरंत 1 घंटे में अस्पताल या प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को नेक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू की गई, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है भाई। स्टॉप साइन का आकार होता है, किस आकृति में होता है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये अष्टकोणीय आकार में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नो पार्किंग साइन के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग है वो किया जाता है? एक देखो यहां पे नो पार्किंग, अगर किसी चीज को मना करने का संकेत आ जाए ना, मना करना, तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट कलर होगा। क्या होगा? व्हाइट होगा। व्हाइट पर अब आप सभी को पता है गोल सर्कल जो होगा वो रेड कलर में होगा और इसके अंदर क्या होगा? नो पार्किंग जो होगा। तो यहां पर एक ही रेखा बनी होगी। एक रेखा है तो नो पार्किंग, 2 रेखा है तो यहां पे नो पार्किंग नो स्टैंडिंग। 2 रेखाएं इस प्रकार से क्रॉस होती है और इसका जो पृष्ठभूमि होती है ना, यहां पे पृष्ठभूमि इस एक साइन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ब्लू होती है। ये आपको थोड़ा सा अपवाद के रूप में याद रखना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर नीला, ठीक है ना। बाकी की आपके व्हाइट होगी, केवल ये एक इस प्रकार से अलग से है तो इसका यहां पर क्या होता है? ब्लू होता है, बाकी व्हाइट ही होती है। अधिकतम गति सीमा के संकेत हैं। अधिकतम गति सीमा का संकेत जो होता है वो रेड बॉर्डर में और यहां पर बीच में जो होता है, बीच में से वो काले कलर में 50 या जो भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आकार में गोलाकार है, लाल बॉर्डर के साथ सफेद पृष्ठभूमि है और चिन्ह का कलर ब्लैक है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से चेंज हो गया, कोई बात नहीं भी, मैं दोबारा से इसको कलर का कॉम्बिनेशन जो सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर लिया मैंने, ओके। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा चिन्ह सूचनात्मक चिन्ह है? प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट, हेयरपिन बैंड, नो पार्किंग, रफ रोड। तो आप सभी को पता है रफ रोड का मतलब है यहाँ पे त्रिभुज में होगा, ये त्रिभुज में होगा। नो पार्किंग ये आपकी गोल आकृति में होगा। हेयरपिन बैंड ये त्रिभुज में होगा। प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट ये चौकोर आकृति में होगा। तो ये सूचनात्मक चिन्ह किस में होता है? चौकोर में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यातायात संकेत संकीर्ण सड़क। संकीर्ण का मतलब है पहले चौड़ी थी अब संगड़ी है, मतलब यहाँ से चौड़ी है यहाँ से पतली है। तो ये किस में होगा? त्रिभुज में होगा। एक प्रकार का क्या है यहाँ पे चेतावनी संकेत हो गया है ये, ठीक है। ऑप्शन बी। टूटी हुई रेखाएं दर्शाती है। टूटी हुई रेखाएं दर्शाती है विवेक के साथ आप पार कर सकते हैं, अनुमति है। आपकी जो सड़क होती है बीच में खंडित जो लाइनें होती है ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? तो 1988 का जो मोटर वाहन अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1989 को, 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नए पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट के लिए आवेदन जो प्रपत्र है वो कौन से फॉर्म में होता है? ये प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। न्यू असाइनमेंट फॉर्म जो होता है उसके लिए कौन से फॉर्म में आवेदन करते हैं, और मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो आपको फॉर्म बताना है। और उस फॉर्म को कब भरने की, कितने महीने बाद आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो भरने की आवश्यकता होती है। तो न्यू असाइनमेंट फॉर्म के संबंध में जो फॉर्म संख्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह आपके लिए टास्क है आज का। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस के निरसन से संबंधित है? ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति यहां पर देती है। तो धारा 16 जो है यहां पर बीमारी, आप अगर बीमार है, विकलांग है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस से यहां पे मना किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में निर्धारित गति से अधिक गति सीमा पर जुर्माने का उल्लेख किया गया है? तो निर्धारित गति से अगर अधिक गति पर गाड़ी चलाते हैं तो धारा 183 लागू होती है, और यहाँ पर अलग अलग जुर्माना है। लंबी गाड़ी है तो 1000 से 2000 के बीच में है। ठीक है, और अगर एचएमवी गाड़ी है, एचएमवी चला रहे हैं, तो यहाँ पर 2000 से 4000 के बीच में आपका जुर्माना लगता है। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एचएमवी के लिए जो मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यहाँ पर निर्धारित की गई है। लंबी के लिए यहाँ पर एनएच जो होता है, नेशनल हाईवे, एनएच पर यहाँ पर साथियों बताता हूँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। एक्सप्रेस पे यहाँ पे 120 की है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 29 है, किराया खरीद समझौते की समाप्ति के लिए आवेदन करते समय कौन फॉर्म 35 में हस्ताक्षर करेगा? आप सभी को पता है फॉर्म 35 होता है समझौता समाप्त करना, और यहाँ पर समझौता होता किसके बीच में? गाड़ी के मालिक और फाइनेंसर के बीच में। तो यहाँ पर पंजीकृत मालिक हो जाएगा, फाइनेंसर हो जाएगा, पंजीकरण प्राधिकारी ए और बी दोनों। इसका तो कोई काम ही नहीं है। अगर ये मियाँ बीबी राजी है तो कौन करेगा काजी? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोनों हस्ताक्षर कर देंगे, समझौता समाप्त है तो समझौता हो जाएगा, और ये कह देंगे कि समझौता करना है, और ये साइन कर दिया तो समझौता मतलब कि समाप्ति भी हो जाता है और बन भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। खराब बैटरी टर्मिनल के साथ इंजन शुरू करने का क्या परिणाम होगा? आप सभी को पता है अगर टर्मिनल खराब है तो इंजन स्टार्ट या शुरू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, यदि कम चिपचिपापन ग्रेड तेल का उपयोग किया जाता है तो इंजन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मतलब चिकनाई कम है ऑयल में और आप अगर उपयोग करते हैं तो क्या हो सकता है? काफ़ी सारी समस्या हो सकती है। इंजन गर्म हो सकता है, इंजन पार्ट्स का घर्षण होना शुरू हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, उच्च ईंधन खपत का क्या कारण होता है? उच्च ईंधन खपत, अगर ईंधन ज़्यादा जल रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? रेडिएटर में कम जल स्तर, क्लोज्ड एयर क्लीनर, दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाल्व, निकास कई गुना भरा हुआ होना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्लोज्ड एयर क्लीनर, यानी कि उच्च ईंधन खपत का क्या कारण हो सकता है तो वो आपको बताना है। अगर एयर फिल्टर अगर बंद है तो आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी। रेडिएटर में कम जल स्तर कम हो तो काम चल जाएगा। दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाला तो भी इंजन गर्म होगा, और निकास कई गुना भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये दिक्कत ये है कि अगर आपको माइलेज का पूछे तो एयर फिल्टर सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। अगर एयर फिल्टर से हवा साफ हो, अगर पर्याप्त रूप से नहीं आ पाती है तो फिर दिक्कत है और माइलेज गाड़ी का घट जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, आप इंजन ऑयल की स्तर की जांच कैसे करते हैं? इंजन ऑयल की जांच कैसे करते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंजन